So, hello people, welcome to the channel CTV, and in this video we are going to do the MCQs of liabilities of auditor. इस liability of auditor के particular topic पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की पर्टिकुलर सीरीज पर्टिकुलर वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। अब बारी आती है MCQs करने की। देखो स्टार्ट करते हैं। और इस PDF में नवंबर 21 तक की RTP के सारे MCQs है। OP लिमिटेड ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा इन रिस्पेक्ट ऑफ IPO विच हैड, उस प्रॉस्पेक्टस में ऑडिटर की रिपोर्ट भी थी। इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया। बाद में पता चला कि कंपनी में टाइप नॉर्मल राइज हुआ है और ये मैनिपुलेटेड सेल्स हुई थी, उसके कारण सेल्स को मैनिपुलेशन किया था। उसमें डायरेक्टर, अदर टॉप ऑफिशियल सब इन्वॉल्व है। जैसे ही पता चला कंपनी ने ऑफर कर रहा कि हम तो पैसा आपको रिफंड कर रहे हैं एंड सीयू कर रहे हैं ऑडिटर को फॉर द डैमेजेस, एलिजिंग दैट ऑडिटर फेल टू एग्जामिन। अब ऑडिटर ने तो रिपोर्ट दे दिया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। 1 सेकेंड सर्दी, चलो ठीक है। हाँ, डैमेजेस एलिजिंग दैट द ऑडिटर फेल टू एग्जामिन एंड एसर्टेन, ऑडिटर फेल टू एग्जामिन एंड एसर्टेन, वो सीयू कर रहे हैं फॉर द डैमेजेस एलिजिंग दैट, ये बोलते हुए कि ऑडिटर फेल टू एग्जामिन एंड एसर्टेन एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो ऑडिटर ने एग्जामिन ही नहीं करा और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ये सब लिया ही नहीं उसने। अगर उसको कुछ स्टीप इंक्रीज दिख रहा है तो हर कोई पूछता है, इसने तो पूछा ही नहीं। पर रही बात अगर हम इधर देखें तो ऑडिटर वर एबल टू प्रूव, ऑडिटर प्रूव कर सकता था कि आप जो वहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हो, ऑडिटर ने ये प्रूव करा है कि हमें तो इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री लगे थे, इसलिए मुझे सस्पिशन का कुछ ऐसा दिखा नहीं। अगर दिखता तो मैं करता। पर ऑडिटर ने मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करी है। और अपन ने क्वेश्चन एंड आंसर्स में देखा था किंगस्टन कॉटन मिल का कि ऑडिटर प्रोब इनटू द डेप्थ ऑफ अ मैटर, किसी पर्टिकुलर मैटर के डेप्थ में तभी जाता है जब उससे सस्पिशन अराइज होता है। तो टिल ऑडिटर इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ ही इज़ नॉट लायबल देन। तो कायदे से नहीं होना चाहिए। बट कंपनी ये नहीं प्रूव कर पा रही है कि ऑडिटर नेग्लिजेंट है। जो कंपनी इतना जोर से बोल रही है ऑडिटर नेग्लिजेंट है, प्रूव नहीं कर पा रही। और ऑडिटर बेचारा सब कुछ सुन रहा है, उसने बोल दिया कि मैं तो प्रूव कर पा रहा हूँ क्योंकि इंटरनल कंट्रोल मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगे थे। सबसे पहली बात तो ऑडिटर सही है इधर, तो आप वैसा आंसर ढूंढो। तो कंपनी करेक्ट है तो वो गलत हो जाता है। अब ऑडिटर सही है तो ऑडिटर को ज्ञान क्यों दे रहे हो कि ऑडिटर शुड हैव इन्वॉल्व वेरियस एक्सपर्ट, ये सब क्यों चाहिए हमको। अब बात आती है BOD की। क्या है अप्रोच ऑफ द ऑडिटर, जो ऑडिटर की अप्रोच है वो रीज़नेबल है, वो रीज़नेबल लग रही है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री लगे और उसको कोई ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं भी मिले जिससे एक सस्पिशन अराइज होता है। तो उसने सिलेक्टेड वेरिफिकेशन, उस हिसाब से उसने दे परफॉर्म देयर प्रोसीजर बेस्ड ऑफ सिलेक्टेड वेरिफिकेशन। कुछ सिलेक्टेड वेरिफिकेशन करते हुए अपनी प्रोसीजर उन्होंने परफॉर्म करी। ये भी सही लग रहा है। पर एक बार ये भी देखते हैं, इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, वो बोल रहे हैं कि इस टाइप ऑफ एंगेजमेंट, वो तो टाइप ऑफ एंगेजमेंट की बात करने लग गया। फोकस तो हम मैनेजमेंट कंट्रोल पे ही करते हैं। और अगर कंट्रोल इफेक्टिव है देन ऑडिटर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल, ऑडिटर कभी लायबल होगा ही नहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेफिशिएंसी और फ्रॉड। ऐसा नहीं है कि इस टाइप ऑफ एंगेजमेंट में ऑडिटर लायबल होगा ही नहीं। सी, अगर ऑडिटर को गड़बड़ लग रही है और रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑडिटर लायबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ऑडिटर कभी भी लायबल नहीं होगा। ऑडिटर लायबल हो जाएगा जब उसको कुछ दिखे, पर उसको कुछ नहीं दिखा, उसको सब कुछ सही लगा तो फिर वो लायबल नहीं होगा। तो ऊपर वाला सही है। ये बोल रहे हैं फोकस तो मैनेजमेंट कंट्रोल पे ही करते हैं और कंट्रोल इफेक्टिव निकले तो ऑडिटर तो कभी भी लायबल नहीं होगा। तो ये तो कोई बात नहीं होती। और ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंगेजमेंट से तो बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। ये तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन है कि अगर ऑडिटर को कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे दिखते हैं जो मतलब कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं दिखते जो सस्पिशन अराइज करते हैं, ठीक है, वो भले ही किसी भी टाइप ऑफ एंगेजमेंट का हो। तो पर्टिकुलर टाइप ओरिएंटेड नहीं है। ये तो एक जनरल सी चीज़ है कि इंटरनल कंट्रोल में मेरे को सस्पिशन नहीं दिखे तो मैंने आगे डेप्थ में गए नहीं हम। तो बी आंसर सही है। क्षितिज एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन सब्सक्राइब द शेयर, क्षितिज एंड ग्रुप ऑफ पर्सन सब्सक्राइब द शेयर JNN लिमिटेड। तो JNN लिमिटेड के शेयर सब्सक्राइब करें, उसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, उन्होंने सब्सक्राइब करे। लेटर ऑन ये पता चला कि प्रॉस्पेक्टस तो मिसलीडिंग था, तो इन लोगों ने केस फाइल करा कवरिंग ऑल पार्टीज़ जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्रॉस्पेक्टस ऑन द ग्राउंड डेट कि इन्फॉर्मेशन तो मिसलीडिंग थी, उनको लॉस हुआ। तो ये एक तरीके से सिविल लाइबिलिटी हो गई सेक्शन 35। कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड दिस मैटर विद लीगल कंसल्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले, और ये भी कंसल्ट करा कि अगर ये अगेंस्ट में जाता है तो ऑल पार्टीज़ लायबल होगी। तो बोल रहे हैं कि विच ऑल पार्टीज़ में भी लायबल, कि अगर ये केस हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कब कितनी पार्टीज़ लायबल होगी और क्या क्या हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। इनफैक्ट प्रॉस्पेक्टस में तो ऑडिटर्स रिपोर्ट भी थी
उसने भी ये बोल दिया था, उसने भी अपना क्लियरेंस दे दिया था, मतलब समझ रहे हो, ऑडिटर ने ही बोल दिया था सब कुछ सही है, मतलब कि कंपनी तो गई, ऑडिटर भी गया और डायरेक्टर भी गए। सब्सिक्वेंटली ये प्रूव हुआ कि कंटेंशन ऑफ सिटीज़ वो करेक्ट निकला, तो डायरेक्टर, प्रमोटर एंड दी एक्सपर्ट इन्वॉल्व उनको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। अब ऑडिटर ऑफ कंपनी उसको ये भी बोला गया कि आप भी पे करो, पर उसने मना कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। ऑडिटर एक्सप्रेसली गिवन नहीं है, अगर आप देखो सेक्शन 35 में ऑडिटर एक्सप्रेसली गिवन नहीं है कि कंपनी के साथ ऑडिटर भी होगा। ये बोल के रखा है डायरेक्टर पर्सन हु नेम्ड हिमसेल्फ वाइल ड्यूरिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑथराइज हिमसेल्फ एज डायरेक्टर, पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एंटर है, या पर्सन जिसने ऑथराइज करा है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पर्सन जो प्रमोटर है, एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट की डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में ऑडिटर आता है वो पर्सन जो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर एक्सपर्ट में आता है। इधर आप देखोगे तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन में ऑडिटर आता है, तो कायदे से ऑडिटर तो लाइबल है, तो आर्ग्यूमेंट ऑडिटर का वैसे तो इनवैलिड है, तो वैलिड वाले सारे पॉइंट हमारे गलत है। देखो ये गलत, ये गलत। अब COD सही निकलते हैं, तो अब देखो द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑडिटर इज़ नॉट वैलिड, तो सही है। फाइनल आउटकम ऑफ लिटिगेशन कवर द एक्सपर्ट एंड ऑडिटर ऑल्सो गेट कवर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द लॉस, तो ठीक है, चलो ये सही लग रहा है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग, डायरेक्टर एक्सपर्ट वर हेल्ड लायबल बट अलॉन्ग विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल टैक्स ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एडवाइज़र वो भी लायबल होंगे। तो ये तो कोई बात नहीं होती, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है। एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट में सिर्फ ये आते हैं, इंजीनियर, वैल्यूअर, CA, CWA, पर्सन जिसका पावर है टू इशू सर्टिफिकेट, राइट। ऐसा नहीं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ सभी आएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है, पर फिर भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, उधर पेस्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं कि ऐसा कुछ भी हो तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट वर हेल्ड लायबल। अब डायरेक्टर और एक्सपर्ट ही बोला, इधर से आप देखो ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टर और एक्सपर्ट बोला है, डायरेक्टर के साथ उनको ऑफिसर्स भी बोलना था, प्रमोटर्स भी बोलना था। ओके, तीसरा क्वेश्चन, JK लिमिटेड इज़ अ कंपनी जो इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो JK लिमिटेड इज़ अ कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, टर्नओवर 25,000 करोड़ है। ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, अच्छे से बढ़ भी रहा है। हाउएवर द फोकस ऑफ द मैनेजमेंट तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी विच आर यूज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो विच आर यूज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर, सम डेफिशिएंसीज इनको लगी इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स, तो सम डेफिशिएंसीज, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच आर यूज बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, सम डेफिशिएंसीज ऑब्जर्व हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स रिपोर्टेड देयर इन, ड्यू टू विच स्टेक होल्डर को डैमेजेस हुए। एज अ रिजल्ट दो स्टेक होल्डर सिविल एक्शन उन्होंने लिया, क्योंकि स्टेक होल्डर को डैमेज हुआ तो 35 सेक्शन लग जाएगा। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो रोप्ड इन, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो रोप्ड इन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अगेंस्ट सिविल कोर्ट एक्शन, अगेंस्ट सिविल एक्शन गए और उन्होंने भी प्रूव कर लिया कि कोई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड दैट लॉस वॉज ओकेजन थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर, ये डिसाइड हो चुका था कि लॉस हुआ है ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर, एंड द फॉल्ट ऑफ द ऑडिटर इन फेलिंग टू वेरीफाई द एसेट वॉज कंसिडर्ड टू बी ओनली टेक्निकल। वापस से मैं एक बार पार्टन करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है, मैनेजमेंट फोकस कर रहा है कॉस्ट कटिंग पे, फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर यूज़ करते हैं, कुछ डेफिशिएंसी हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स रिपोर्टेड, कम असेट ये सब रिपोर्ट हो गई होगी, और जिसके कारण शेयर होल्डर को डैमेज हुआ। शेयर होल्डर ने सिविल एक्शन लिया अगेंस्ट द कंपनी एंड पार्टीज जो रिस्पॉन्सिबल थे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो रोप्ड इन, इसलिए वो भी इंक्लूड हो गया ना, तो इसलिए उसने एक्शन लिया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेंट अगेंस्ट द सिविल एक्शन, जो उसके ऊपर एक्शन हो रहे थे तो उसके अगेंस्ट में इसने बोला, और एंड वर एबल टू प्रूव डैट कि उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं, और इट वॉज डिसाइडेड डैट लॉस जो है डायरेक्टर की नेग्लिजेंस से हुआ है, ऑडिटर का फॉल्ट तो सिर्फ टेक्निकल ही था। अब क्या करें, अब डायरेक्टर के एंगल से हुआ है ये फॉल्स, ये जो लॉसेज है, ये फ्रॉड है जो भी है, और ये असेट अंडर रिपोर्ट हुए हैं। देखो अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, सिविल एक्शन की बात कर रहा है, तो कायदे से या तो 448 लगेगा या तो 35 लगेगा, क्योंकि 34 पूरा प्रॉस्पेक्टस के ऊपर है। अब 35 ही लगेगा, क्योंकि बनती बात है, क्योंकि इसमें सामने वाले को भी लॉस हुआ है। अब डायरेक्टर गिल्टी है, कंपनी, तो देख तो कंपनी को तो पेनलाइज होगा ही होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इसमें
कि इट वॉज डिसाइडेड दैट लॉस वॉज ऑकेशन थ्रू द नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर एंड द फॉल्ट ऑफ ऑडिटर इन फेलिंग द वेरिफिकेशन ऑफ असेट, वो सिर्फ टेक्निकल है। देखो अब बात सेक्शन 35 की लग रही है, और उधर हमने ये पढ़ा है कि डायरेक्टर, कंपनी एंड डायरेक्टर ये सब जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनको जो है लॉस तो बियर करना पड़ता है। अब ये फर्दर पेनल्टी ऑफ 10 लाख ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, ये 10 करोड़ ये सब भी नहीं पढ़ा। और सी ये बोल रहे हैं कि पेनल्टी नहीं लगेगी पर वो कंपनी के साथ वर्क नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। इधर हमको समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोविजन है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर में कि अगर सामने वाले को लॉस हुआ है वो इसमें आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका इन्वॉल्वमेंट है पर आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि इधर ऐसा लिखा हुआ है ऑडिटर का फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट है, बट वो फॉल्ट भी फॉल्ट माना जाता है। ऐसे केस में ऑडिटर को पेनल्टी तो लगेगी, पर इतना नहीं है कि जो डैमेजेस उसको सफ़र हो रहे हैं स्टेक होल्डर को उतनी की उतनी पेनल्टी लग गई। डैमेजेस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेड गुड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डैमेजेस तो जो है डायरेक्टर ही बियर करेगा। इधर ऑडिटर डायरेक्टर बोला है पर इधर 10 लाख बोल दिया, इधर भी ऑडिटर डायरेक्टर बोला है पर इसमें भी 10 करोड़ ये सब बोल दिया। वो इधर तो डायरेक्टर का जिक्र ही नहीं है, तो डायरेक्टर ही गुड करेगा पेनल्टी। चलो, KKR इज़ अ मीडियम साइज कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ ई-कॉमर्स। KKR इज़ अ मीडियम साइज कंपनी इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ ई-कॉमर्स। वो ई-कॉमर्स के बिजनेस में है। कंपनीज ऑपरेशन रिमेन स्टेबल। तो ई-कॉमर्स बिजनेस है, कंपनी के ऑपरेशन स्टेबल है। ओवर द ईयर्स प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही है। कंपनी ऑल्सो वेंचर्ड बट किसी से हेल्प नहीं मिली, बट दैट हैज़ नॉट हेल्प मच इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनीज इमीडिएट प्लान इज़ टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन। कंपनी का इमीडिएट प्लान क्या है? टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन। कंपनी वॉज लुकिंग फॉर फंड्स, इसे उसने प्रॉस्पेक्टस इशू करा। पूरी कहानी यहाँ तक दे के रखी है सी। पर फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूडेड है वो तो वेरी डिफरेंट पिक्चर शो कर रहा है, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। वो बाद में पता चला कि प्रॉस्पेक्टस मिस स्टेटेड है, अनट्रू मिसलीडिंग है। लीगल एक्शन लिया स्टेक होल्डर ने लिया अगेंस्ट द कंपनी इंक्लूडिंग ऑडिटर, कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर सब एंड द कंपनी मैनेजर डायरेक्टर वर कॉन्फिडेंट दैट दे वुड नॉट रिक्वायर टू फेस एनी एक्शन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर ने ऑडिट करे थे और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो ये तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समझ रहे हो, पैसे चाहिए थे, प्रॉस्पेक्टस इशू करा। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉस्पेक्टस में है वो वेरी डिफरेंट पिक्चर शो कर रहा है। बाद में पता चला कि प्रॉस्पेक्टस मिसलीडिंग है, बस अट्रैक्ट करने के लिए बनाया। और ठीक है, डायरेक्टर ये बोल रहा है कि हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये तो उसने बनाया। अगर ये उसने बनाया, जिम्मेदारी उसकी, उसने गलत क्यों बनाया? प्लीज़ एडवाइज वेदर एनीवन कैन बी हेड लायबल इन दिस मैटर और नॉट। पहले तो यही कि वो दूसरे भी लायबल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर होंगे क्या एक्शन लिया जाएगा। देखो अब इसमें ये नहीं बोल के रखा है कि सामने वाले को लॉस हुआ, शेयर होल्डर को लॉस हुआ, तो ये सिविल लायबिलिटी मत करते बैठिए ना, इधर क्रिमिनल लायबिलिटी है। और अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई सा स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अनट्रू मिसलीडिंग है, तो पर्सन जिसने भी ऑथराइज किया इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस सब गिल्टी हो जाते हैं। दूसरा प्रॉस्पेक्टस इधर भी कवर है कि पर्सन जिसने भी स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट जो मिसलीडिंग है, जिसमें फॉल्स पर्टिकुलर है, जैसे प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है, तो फॉल्स पर्टिकुलर है, फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर या ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, और नोइंग टू बी फॉल्स ऑफ मटेरियल, तो जिसने भी स्टेटमेंट किया वो सब लायबल है। तो दोनों चीज़ें लग जाती इधर, और डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग तो करेक्ट है नहीं, हाँ रॉन्ग है, बट दे वुड बी हेड लायबल फॉर अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड नॉट दी ऑडिटर। वो बोलो ऑडिटर लायबल नहीं है, तो ये तो गलत है, ऑडिटर भी लायबल होगा। क्रिमिनल लायबिलिटी है, चलो सिविल तो नहीं है, इधर ही ख़त्म। पर्सन जिसने ऑथराइज किया इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस वो लायबल होंगे, समझ रहे हो। तो इधर जो है पर्टिकुलर 34 सेक्शन लग रहा है, 448 तो नहीं लग रहा है, 34 लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर स्टेटमेंट जो है ये इसमें भी कवर है वो, बट स्पेसिफिक प्रॉस्पेक्टस इधर कवर है। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी स्टेटमेंट कर रहा है इन सब में इंक्लूडिंग प्रॉस्पेक्टस, वो स्टेटमेंट में फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर है या ओमिशन है, जो फॉल्स है, ओमिशन है, मटेरियल फैक्ट ओमिशन है, जो ज़रूरी थे वो ओमिट कर दिया, मटेरियल फैक्ट ओमिट कर दिया, या मटेरियल पर्टिकुलर फॉल्स है, तो जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो इधर लायबल हो रहा है। इससे बड़ा स्कोप इधर आ जाता है।
कि प्रॉस्पेक्टस में गड़बड़ दिख रही है तो जिसने भी ऑथराइज़ किया, जो भी इशू करा प्रॉस्पेक्टस, वो लायबल है। तो बस इधर आ जाता है डायरेक्टर, वो इधर ऑडिटर भी कवर हो जाएगा। इधर तो मे भी एक बार ऑडिटर ही कवर हो, पर इधर तो डायरेक्टर ऑडिटर दोनों कवर होंगे। प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो अगर प्रॉस्पेक्टस पे दोनों लग रहे हैं तो कायदे से फिर तो यही वाले लगाओ। अगला क्वेश्चन, विमल कुंवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, हैज़ बीन इनटू प्रैक्टिस, 6 साल से प्रैक्टिस में। ही डेवलप अ स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू इनकम टैक्स और गॉट वेरियस क्लाइंट, ठीक है। अदर देन टैक्सेशन वर्क, विमल अकाउंटिंग मैटर्स में भी अच्छा है। राइट, फॉर वन ऑफ हिज क्लाइंट ही इज़ एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम, फर्निश द सेम एंड अदर रिक्वायर्ड। देखो, फॉर वन ऑफ हिज क्लाइंट ही इज़ एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसने रिटर्न बनाए, फर्निश करे सेम एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को दिए। अब ये पूरी इनकम टैक्स की बात कर रहा है। तो उसने क्या किया कि अकाउंट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट करे हैं असेसी ने फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न, वो सब उसने एओ को सबमिट करे। उसने एग्जामिनेशन भी करे उस रिकॉर्ड्स का एंड सबमिटेड अ रिपोर्ट। द असेसी इन दिस केस अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ विमल एंड यूज्ड टू पे हिम गुड रेम्यूनरेशन। विमल प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू द एओ विच वॉज फाउंड टू बी फॉल्स लेटर ऑन। लो, तो रिप्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट्स उसने फॉल्स प्रोवाइड कर दिए। जैसे कि आपको पता ही है 278 सेक्शन लग जाता है, जो अभी हमने पढ़ा था। और अगर टैक्स इवेजन 25 लाख के ऊपर है, जो कि इधर कितना दे के रखा है, कुछ नहीं बता के रखा है, तो ऐसे केस में 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है। ये बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव है तो ये लायबल नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है, लायबल तो होगा। 7 करोड़ की पेनल्टी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, पेनल्टी 1 करोड़ की, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द पर्टिकुलर सबमिटेड विद द असेसिंग ऑफिसर बिलोंग टू असेसी, असेसी लायबल होगा, इम्प्रिजनमेंट 3 साल का, ऐसा भी कुछ नहीं है। राइट, चलो अगला क्वेश्चन। OP इशूड, देखो सी सेक्शन 278 अगर आपको पता हो तो उसमें लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर ऑडिटर पे पेनल्टी। OPE ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा, OPE ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा इन रिस्पेक्ट ऑफ एन IPO विच हैड ऑडिटर्स रिपोर्ट। लो, प्रॉस्पेक्टस में ऑडिटर्स रिपोर्ट भी थी, ठीक है, स्टेटमेंट है मतलब, तो प्रॉस्पेक्टस में ऑडिटर्स रिपोर्ट भी है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इशू फुली सब्सक्राइब हुआ, एबनॉर्मल राइज हुआ और फाउंड लेटर ऑन की सेल्स मैनिपुलेट करी है, और उसमें होल टाइम ऑफिशियल्स इन सब का पार्टिसिपेशन है। अब ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, इधर अपने को समझना था कि ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट को देखते हुए नहीं लगता है, और ऑडिटर को एक्सपर्ट इन्वॉल्व करने चाहिए, ये सब भी नहीं है। स्टैंड ऑफ अ कंपनी करेक्ट, स्टैंड ऑफ अ कंपनी करेक्ट भी नहीं है। अगर ऑडिटर जो बता सकता है कि इंटरनल कंट्रोल तो सही थे, तो अगर ऑडिटर ने प्रूव कर सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सही है, तो ऐसे केस में उसकी गड़बड़ नहीं है। अगर ऑडिटर फाउंड कि इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, उसको कुछ सस्पिशन नहीं मिला है, तो हैंस दे परफॉर्म देयर प्रोसीजर बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड वेरिफिकेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करा। क्षितिज वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, जिसमें वही है कि डायरेक्टर प्रमोटर कंपनी एंड दी एक्सपर्ट लायबल टू पे कंपनसेशन। ऑडिटर को भी बोला पर उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ऑडिटर भी एक्सपर्ट में आता है तो ऑडिटर को भी पे करना पड़ेगा। तो वैलिड कंटेंशन तो है नहीं, वैलिड भी नहीं है, कंटेंशन वैलिड नहीं है। द फाइनल आउटकम ऑफ द लिटिगेशन कवर्स द एक्सपर्ट, क्योंकि ये जो लिटिगेशन है उसमें एक्सपर्ट कवर है और ऑडिटर एक्सपर्ट में आता है। और इसमें बोल रहे हैं कि डायरेक्टर एंड एक्सपर्ट ही लायबल है, तो ये तो गलत हो गया। OP वापस से क्वेश्चन आ गया, वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी एम्फेसाइज करता है, ये पूरा रिपीट क्वेश्चन है, मतलब ये दिख तो कि कंपनी एम्फेसाइज कर रहा है कि ऑडिटर शुड हैव प्रोसीड विद द सस्पिशन कि ऑडिटर ने काम तरीके से नहीं किया है। और अगर देखा जाए तो ऑडिटर को तो कंट्रोल सारे सही दिखे, ऑडिटर वो तो प्रूव कर सकता है कि इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री थे, तो उसने कुछ चेक नहीं करा। तो भले ही अगर सेल्स मैनिपुलेटेड दिख रही हो या स्टीप इंक्रीज़ हो रहा हो प्रॉफिट में, हमें एबनॉर्मल राइज दिख रहा हो, पर ऑडिटर ने देखा इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर थे, वो ये प्रूव कर सकता है। तो फिर ऐसे में ऑडिटर की गलती नहीं है अगर उसको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये जो एलिगेशन है ये ज़बरदस्ती है। फिर क्षितिज एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, ये वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया
ये वही है कि डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट कंपनसेशन पे करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो ऑडिटर पे नहीं करेगा क्योंकि वो तो सिर्फ उनको ही पे करना है। तो अगर सेक्शन 35 में सामने वाले को लॉस हुआ है तो ऐसे केस में आपको याद हो तो वो एक्सपर्ट में कवर होता है। तो ये वैलिड तो नहीं है आर्ग्यूमेंट, ये हमने देखा ही था, आर्ग्यूमेंट कोई वैलिड नहीं है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑडिटर नॉट वैलिड क्योंकि लिटिगेशन में एक्सपर्ट कवर है और ये एक्सपर्ट की डेफिनेशन में कवर है। ये वापस वही जेके का क्वेश्चन आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, 25,000 का टर्नओवर है और सी डेफिशिएंसीज है असेट्स रिपोर्टेड में, और इसकी डेफिशिएंसी है जो टेक्निकल नेचर की। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया टेक्निकल नेचर की तो ठीक है, तुमको जितना लॉस उतना सफ़र किया तुमको उतना पे नहीं करना, पेनल्टी शुड बी लेविड ऑन द ऑडिटर बट नॉट इक्विवेलेंट टू द डैमेजेस सफर्ड। डैमेजेस तो मेक गुड करेगा डायरेक्टर। फिर केकेआर वाला क्वेश्चन आ गया कि मीडियम साइज़ कंपनी है, ई कॉमर्स में है, स्टेबल ऑपरेशन से, प्रॉफिट नीचे जा रहा है, डिफरेंट मार्केट से फंड रेस करे पर फंड नहीं मिला, पर वही कि ऑडिटर ने फिनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लेटेड शो करा, इट वॉज लेटर फाउंड। और फिर ये देखिए क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दे के रखा था, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है कि सामने वाले को लॉस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दे के रखा है। फिर अपन ने ये इसमें ये भी समझा था कि 448 में कम स्कोप है और 34 में ज़्यादा स्कोप है, बड़ा स्कोप है, और जो भी ऑथराइज टू इशू प्रॉस्पेक्टस है। तो जो डायरेक्टर बोल रहे हैं ना कि हम लायबल नहीं होंगे, ये तो गलत है, डायरेक्टर भी लायबल हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम होएगी तो ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और मैनेजमेंट डायरेक्टर ये जो कॉन्फिडेंट थे ना कि इन पे कोई एक्शन नहीं होगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इन पे तो होगा ही होगा, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो जिसने ऑथराइज किया है प्रॉस्पेक्टस इशू उस पर 447 लगेगा। फिर एक और पॉइंट था, एक और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस में है 6 साल से और अकाउंटिंग मैटर्स में अच्छा है पर क्लाइंटेल बड़े नहीं हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, एक क्लाइंट का रिटर्न बनाता है, फर्निश करता है डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको एसएससी से मिलते हैं, उसने एग्जामिनेशन भी करे है रिकॉर्ड्स का। अब एसएससी बहुत पुराना क्लाइंट है तो कुछ उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो फॉल्स है, तो ऐसे केस में अपन ने पढ़ा था कि उसको 7 साल तक की लग जाएगी जेल। तो ले देखिए वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। गिनती के 5 एक क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ जिस पे जो हमको पढ़ना था प्रॉपर तरीके से, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो 12 नहीं, एक तरीके से 5 ही क्वेश्चन है जो 12 बार पूछ लिया। तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज़ ओवर होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। ये वीडियो आपके लिए तभी हेल्पफुल होगा अगर आपने लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर पढ़ा होगा, इसलिए मैंने पास में आपके लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर के नोट्स भी लेकर रखा था, क्योंकि अगर आपने लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर पढ़ा है वो पर्टिकुलर अगर आपने वो Q&A सीरीज़ का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा इस नोट्स की वैल्यू, क्योंकि उस नोट्स पे सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो नोट्स इसलिए मैंने लेफ्ट में रखे थे ताकि आपको कनेक्टिविटी बैठे। और अगर आपने चलो नहीं पढ़ा है तो आपको आपके नोट्स में ढूंढना पड़ेगा, ये सब जो भी बोला गया है आपको आपके नोट्स में ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।